हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट राजस्थान की जो डायनेस्टीज़ है उससे रिलेटेड। और दोस्तों इसमें हम मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मेवाड़ डायनेस्टी में दोस्तों जो फर्स्ट किंग थे दोस्तों, जिनका नाम है गुहिल शासक से हम स्टार्ट करेंगे और गुहिल से लेकर के हम डिस्कशन करेंगे राणा कुंभा तक की जो काल की ड्यूरेशन रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आ चुकी है दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान था, जो प्री हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड था। आप जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको जो है आई बटन पे मिल जाएगा दोस्तों। आप आई बटन पे क्लिक करके जो है आरएस मेंस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको देख लो आप एक बारी को और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू कर दो। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा हमारी कोशिश है दोस्तों कि आपके जो है आने वाले इस आरएस मेंस एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स आए सभी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में। ठीक है, आउट ऑफ 200। ठीक है, हर पेपर में। और इस चीज़ को टारगेट करके आपको चलना है और यही चीज़ आपको अपने माइंड में भी रखनी है। कोशिश रहेगी हम काम की चीज़ें ज़्यादा पढ़ें। और वैसे फोल्डर मटेरियल भी काफ़ी होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें। तो इसलिए जो है हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दी थी यहाँ पे, और वो वीडियोस दोस्तों आरएस मेंस 2016, 2018 ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे दोस्तों उन पे बेस्ड थी। आप जा करके देख सकते हो। जितने भी इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं दोस्तों वो आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों, तो आप उनको जा करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये टॉप पे मिल जाएंगे आपको सब, जब भी आप देखोगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपकी आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी में काम आएगी, वो सारी बुक्स भी दोस्तों यहीं पे जो है प्रोवाइड की गई है। तो आप जा करके जो है चैनल को जरूर ज्वाइन करो, हमारे साथ बने रहो। आपका आरएस मेंस एग्जाम निकलने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हिस्ट्री का डिस्कशन है, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं मेवाड़ की जो ये डायनेस्टी थी इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स आए थे और उनके द्वारा क्या काम कराए गए थे। और मेन फोकस हमारा ये होगा दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊंगा कि आरएस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, मतलब आरपीएससी किस तरह से पेपर में क्वेश्चन सेट करेगी। तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके जाए ताकि आपके 2, 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम। तो मेवाड़ जो है राज्य में जो है इनके जो शासक होते थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे, सूर्यवंशी रूलर्स होते थे ये। ठीक है, क्योंकि ये अपना ओरिजिन जो है सूर्य से मानते थे, सूर्य से अपना ओरिजिन मानते थे। ठीक है, इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट लॉन्ग टर्म रूलिंग डायनेस्टी, वर्ल्ड की मोस्ट लॉन्ग टर्म रूलिंग डायनेस्टी है ये। तो ये बात का आपको अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। वर्ल्ड की बात हो रही है, चूँकि मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है हम जनरली सुनते हैं कि रोम और ग्रीक जो थे वहीं पे जो है बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म जो है डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन राजस्थान में जो हमारी ये मेवाड़ की डायनेस्टी है ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट लॉन्ग टर्म रूलिंग डायनेस्टीज़ में से एक है ये भी। ठीक है, दीज रूलर्स आर कॉल्ड हिंदुआ सूरज। मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़े। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों काफ़ी क्लियरली कि भाई ये जो रूलर्स थे ये अपने आप को हिंदू स्वराज भी कहते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हिंदुआ स्वराज भी कहते थे, ये सन ऑफ हिंदुइज्म। और इनकी जो कुल देवी थी वो थी बाण माता, बाण माता इनकी कुल देवी थी। ये चीज़ें आपको क्यों पढ़नी है, बस आपको आइडिया होना चाहिए दोस्तों कि मेवाड़ के बारे में अगर कुछ भी आपको हल्का फुल्का 2 मार्क्स का लिखना हुआ हो तो आप लिख सको। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके बाद में जो है दोस्तों रूलर ऑफ मेवाड़ कंसिडर देमसेल्फ एज दीवान, सेक्रेटरी ऑफ एकलिंग नाथ जी। अब एकलिंग नाथ जी के सेक्रेटरी जो है ये अपने आप को कहते थे।
ऐसा क्यों? एकलिंगनाथ जी का जो है टेम्पल अभी जो है ये आपको आगे पता चलेगा कि ये बप्पा रावल हैं, इनके द्वारा जो है टेम्पल बनवाया गया है। और फिर उस टेम्पल में जो है दोस्तों ये पूजा वूजा करने जाते थे, तो इसलिए जो है एकलिंगनाथ जी का टेम्पल बहुत प्रसिद्ध हो गया था और ये नागदा में लोकेटेड है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो किंग है अभी उसको देखते हैं हम। पहला किंग जो आए थे ये तो गुहिल थे। गुहिल ने एस्टेब्लिश की थी गुहिल डायनेस्टी, ठीक है। क्या एस्टेब्लिश की थी? गुहिल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। कब करी थी? 566 एडी में, मतलब मेवाड़ की स्थापना हो चुकी थी 566 एडी में। हिज डिसेंडेंट्स केम टू बी नोन एज गुहिल और गहलोत। आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका सरनेम भी गहलोत है, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से कि गुहिल जो है ये डिसेंडेंट जो था इनका जाना जाता है गुहिल और गहलोत के नाम से। मतलब ये क्या है, दो पार्ट्स में बनी थी। मतलब एक तो गुहिल शासक थे मतलब मेवाड़ के अंडर में, और फिर कुछ टाइम बाद जो है इनका सरनेम कन्वर्ट होकर राणा शाखा आ जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट देखेंगे इन वीडियोस को वो ऑलरेडी आरएस का प्रीलिम्स क्रैक कर चुके होंगे, तो उनके लिए जो है, या फिर दूसरे स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखो दूसरे नंबर का जो शासक था वो था बप्पा रावल। अब बप्पा रावल जी के बारे में देखिए, ये कुछ खास बातें हैं और मेरे को लगता है दोस्तों ये 2 मार्क्स क्वेश्चन टाइप्स है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद करके जाना। ओरिजिनल नेम इनका था, क्या था? कालभोज इनका नाम था। अब ये करते क्या थे बचपन में, तो बात ये आती है। तो ये दोस्तों हरित ऋषि थे, एक ऋषि थे, सेज थे, संत थे, हरित। उनकी जो है गायें चराते थे, ये गायें चराते थे। आप अपने दोस्तों साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलना, तो जो है आपको जो है काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ही यूज्ड टू ग्रेज द काउज ऑफ द ऋषि सेज नेम्ड हरित, ठीक है। तो हरित ऋषि की जो है गाय चराते थे। फिर हरित ऋषि ने जो है इनके ऊपर थोड़ी कृपा की और ब्लेसिंग्स दी इनको कि भाई आप जो है जाओ और ये जो चित्तौड़ फोर्ट है उसको जीतो। तो उन्होंने जो है उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये हुआ कि ही मतलब बप्पा रावल ने कैप्चर कर लिया था चित्तौड़ फोर्ट को फ्रॉम किंग मान मौर्य इन 734 AD एंड मेड नागदा एज हिज कैपिटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये सारे ध्यान रखना। 2 नंबर में ऐसा आ सकता है। और इन्होंने जो है फिर एकलिंगनाथ जी का टेम्पल भी बनवाया था वहाँ पे नागदा में। और नागदा का ये जो टेम्पल है इतना पुराना है दोस्तों, आप सोचिए आज भी जो है उदयपुर के पास में नागदा है, ठीक है। तो वहाँ नागदा में एकलिंगनाथ जी का मेला लगता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेसिक सा पॉइंट है कि भाई इन्होंने करेंसी भी चलाई थी। ही स्टार्टेड करेंसी सिस्टम एंड पॉपुलराइज्ड कॉइन्स ऑफ हिज नेम, ठीक है। तो इसमें कुछ दोस्तों आपको जो है जब हम ये किंग बाई किंग आगे बढ़ते जाएंगे, जो अलग अलग राजा आए थे, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू सिस्टम और रेवेन्यू के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसका भी पता चलता जाएगा। और यही हमारा जो है कंप्लीट टॉपिक है। वैसे तो हम रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर डिटेल में होगा तो उसको आगे और ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है अल्लट के बारे में। अल्लट जो है नेक्स्ट शासक थे। अब दोस्तों बीच में छोटे मोटे शासक होंगे, वो इस पीडीएफ में नहीं है, उनकी कोई वैल्यू भी उतनी थी नहीं, ठीक है। तो जिन के द्वारा कुछ खास काम करवाए गए थे मेवाड़ के शासनकाल में उन राजाओं को कवर किया गया है। तो अल्लट के बारे में अब यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब आप ध्यान से पढ़िए अल्लट के बारे में। तो सबसे जो खास बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी अंडरलाइंड है ये इस पीडीएफ में, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें भी क्या पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तो पढ़ना सब है दोस्तों, लेकिन ये है कि मेनली इन पे फोकस करना जो अंडरलाइंड है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जब मेरा मेंस का पेपर था 2018 का मेंस था, ठीक है, तो उस वक्त पे जो है ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट लिस्ट करके पढ़ाई करके गया था। और यही सब जो है आपके इस बारी के मेंस के पेपर में भी काम आएगी, ठीक है। क्योंकि जो है आरपीएससी का मेरे को पता है स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। इस बार का आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी दिया और मैंने जो है कट ऑफ निकाली थी वो 85 ही निकाली थी। और दोस्तों उतनी ही जनरल कैटेगरी की कट ऑफ भी गई है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होगा अगर जिसने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं पहले की, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड थी प्रीलिम्स की, तो वो जाकर के देख सकता है
क्योंकि भविष्य में भी इस वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है दायरा भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे भविष्य में। मेरी कोशिश इस बार यही होगी कि मैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी आर एस की इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि जो है आपकी कभी आगे भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब देखो ये अल्लट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका नाम था आलू रावल। ठीक है, आलू रावल इनका नाम था। एंड ही मेड आहड़। आहड़ जो है, आहड़ के नाम तो पता ही होगा आपको, उदयपुर के पास में आहड़ है, उसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वराह टेम्पल इन आहड़। तो देखो ये वराह टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे टेम्पल्स नाम से एक टॉपिक भी दिया हुआ है आपका। तो ये जो है ना, जैसे जैसे हम डायनेस्टीज बाई डायनेस्टीज पढ़ेंगे तो सारे टेम्पल भी कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इनकी लोकेशन तो ध्यान रहेगी ही सही। ठीक है, तो आप कुछ तो लिख के आ सकते हो पेपर में। अगर 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ लिखने लायक आपके पास होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने वराह टेम्पल की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? आहड़ में। और इनका विवाह हुआ था ये हरिया देवी के साथ में। एंड ही एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी। मेन चीज़ यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम था वो मेवाड़ स्टेट में अल्लट के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट है यहाँ पे कुछ, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नोट पॉइंट दोस्तों ये है कि भाई इनके बाद में ये जो अल्लट है, इनके बाद में शासक आए थे एक, उनका नाम था शक्ति कुमार। इनका नाम क्या था? शक्ति कुमार था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोहिल रूलर शक्ति कुमार, तो एक मालवा के रूलर जो थे जिनका नाम था मुंज ने क्या किया था? अटैक किया था और ऑक्यूपाई कर लिया था चित्तौड़ फोर्ट को। ठीक है, तो चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर जो है अटैक करके मुंज ने जो है शक्ति कुमार से छीन लिया था। तो इसके बाद में क्या होता है? मुंज के बाद में कुछ साल तक मतलब मेवाड़ के हाथ से जो है चित्तौड़ फोर्ट चला गया था। और फिर मुंज का जो है डिसेंडेंट्स था जिसका नाम था किंग भोज जो होता है, उसने क्या किया? एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। उस टेम्पल का नाम था दोस्तों त्रिभुवन। हिंदी में इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, त्रिभुवन टेम्पल था, उसकी स्थापना की थी। तो त्रिभुवन नारायण शिवा टेम्पल इन चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में ही स्थापना की थी। और आप पढ़ते होंगे जब चित्तौड़ फोर्ट के बारे में, अब मान लो कल को क्वेश्चन चित्तौड़ फोर्ट पे आ जाए तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, ताकि आप जो है जब आंसर लिख रहे होंगे ना तो इन एक एक पॉइंट के एक एक नंबर मिलते हैं वहाँ पे पेपर में। तो विच वॉज लेटर नोन एज सम्मिदेश्वर टेम्पल ऑफ किंग मोकल ऑफ चित्तौड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो किंग भोज थे, जो कि मालवा के रूलर मुंज के ही डिसेंडेंट थे एक, मतलब ठीक है, इनके ही आगे के क्रम में थे ये। और इन्होंने जो है त्रिभुवन नारायण शिव टेम्पल की स्थापना की थी चित्तौड़ में, जिसका नाम बाद में जो है बदल के सिम्मिदेश्वर हो गया था। क्या हो गया था? सम्मिदेश्वर हो गया था। सम्मिदेश्वर टेम्पल हो गया था। किसके टाइम पे? तो किंग मोकल के टाइम पे, किंग मोकल ऑफ चित्तौड़। अब ये किंग मोकल कौन है? तो किंग मोकल भी इसी शाखा में, जो हमारे ये जो गहलोत है, गोहिल शाखा चल रही ना अभी, गोहिल, तो उन गोहिल रूलर्स में ही आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक किंग मोकल भी आएंगे। ठीक है, तो अभी हम उनको देखेंगे आज की इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पे जो है किंग मोकल के बाद में अब ये बात बता रहा है यहाँ पे राम सिंह की। ठीक है, तो अब तक क्या क्या हो गया? अल्लट के भी बारे में हो गया, और अल्लट से पहले जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं गोहिल और बप्पा रावल का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब बात आ रही है राम सिंह की। ठीक है, राम सिंह की। अब देखो जो चीज़ें अंडरलाइंड है ना दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस रखना, आप भूल के मत जाना। भूल गए तो फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे राम सिंह के बारे में बताया हुआ है। राम सिंह ने क्या किया? तो हिज अनदर नेम वॉज कर्ण सिंह। राम सिंह का दूसरा नाम क्या था? कर्ण सिंह था। अब ये राम सिंह जो है, राम सिंह नहीं है सॉरी, ये रण है, रण सिंह है ये, रण सिंह। ठीक है, रण सिंह है, हिंदी में रण सिंह ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में RAN, रण सिंह। ठीक है, इन्हीं का नाम कर्ण सिंह भी था। और इनके बाद में 2 और इनके जो है पुत्र आए, जो कि शेम सिंह था एक, तो एक था रहाप। ठीक है,
शेम सिंह और रहाब। शेम सिंह जो है किंग बना था रावल शाखा का, और इनको जो है रहाब को जो है दोस्तों सिसोदिया विलेज प्रोवाइड कर दी गई थी। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर दी गई थी, क्या दे दिया गया था, सिसोदिया का शासन दे दिया गया था। तो ये सिसोदिया जो वंश था उसी को राणा शाखा कहा जाता है। ठीक है, अभी बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा क्या क्या चक्कर चलता रहता है यहाँ पे, क्या सीन है मतलब। ठीक है, अब शेम सिंह है, शेम सिंह के भी दो पुत्र हुए। दो पुत्र में से एक का नाम तो था सामंत सिंह, दूसरे का नाम था कुमार सिंह। ठीक है, एक का नाम क्या था सामंत सिंह, दूसरे का नाम क्या था कुमार सिंह। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इस तरह से क्रोनोलॉजी मेंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके भी रखता आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, तो नोट पॉइंट कुछ निकल के आते हैं कि भाई सामंत सिंह जो था बिकेम द रूलर ऑफ मेवाड़ इन 1172 एडी। ठीक है, तो सामंत सिंह जो है शासक बनते हैं 1172 में। बट किंग कीतू किरपाल हु वॉज रूलर ऑफ नाडोल कैप्चर्ड मेवाड़ फ्रॉम सामंत सिंह। तो सामंत सिंह को भी ये जो एक कोई कीतू कीर्तिपाल जो रूलर था नाडोल का, नाडोल भी इसी तरीके से छोटा सा कोई जोन था दोस्तों, उसका नाम नाडोल था। तो वो नाडोल का शासक जो था कीतू कीर्तिपाल जो था, उसने अटैक किया सामंत सिंह के ऊपर और मेवाड़ का शासन जो है छीन लिया उनसे। फिर देयर फॉर सामंत सिंह एस्टेब्लिश्ड हिज रूल इन वागड़। तो वागड़ वाला जो हिस्सा होता है ना, डूंगरपुर वाला बांसवाड़ा वाला, वही वागड़ होता है। ठीक है, तो उधर का हिस्सा जो है वो छीन लेते हैं फिर, तो वो उधर के हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं, एक्चुअली उधर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब लेटर ऑन ये होता है कि कीर्तिपाल वॉज डिफीटेड बाई कुमार सिंह। अब जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, कुमार सिंह जो दूसरा बंदा था, उसी के द्वारा कीर्तिपाल को हरा दिया जाता है 1179 एडी में। फिर कुमार सिंह वॉज यंगर सन ऑफ शेम सिंह। शेम सिंह का जो है छोटा पुत्र जो था, शेम सिंह का यंगर सन जो था वो था कुमार सिंह। और जो सामंत सिंह के अलावा जो दूसरा बेटा था ना शेम सिंह का, वो था कुमार सिंह, वो हरा देता है कीर्तिपाल को, और वापस से क्या है कुमार सिंह रीऑक्यूपाई कर लेता है मेवाड़ को। हिज डिसेंडेंट वॉज जेत्र सिंह। डिसेंडेंट फिर नई जो जनरेशन आती है वो है फिर जेत्र सिंह की आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो इसमें अब जेत्र सिंह के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट रूलर आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जेत्र सिंह जी जो हैं, उनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी दोस्तों, जो मुझे लगता है पेपर में 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो आप थोड़ा सा रेडी रहना इसको ध्यान से पढ़ने के। एक बैटल ऑफ भूतेला हुई थी। भूतेला हिंदी में इस तरह से लिखते हैं भूतेला। ठीक है, भूतेला का युद्ध हुआ था ऐसे बोलते हैं। और बैटल ऑफ भूतेला में जो है 1234 एडी में हुआ था। और ये युद्ध जो है सुल्तान इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में हुआ था। तो आप जो है थोड़ा सा समकालीन युग को भी थोड़ा सा महसूस करने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कुतुबुद्दीन के बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद में जो है सुल्तान इल्तुतमिश आया था। तो उस सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे जेत्र सिंह के साथ में एक युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में जेत्र सिंह की फाइनली तो जीत हुई थी। ठीक है, वो ही विनर बने थे। और लेकिन क्या है कि इल्तुतमिश जो है पूरे नागदा का जो कैपिटल थी उस वक्त पे, उसको तबाह करके चला जाता है। ठीक है, तो र्यूंड कर देता है, मतलब तबाह खंडहर बना देता है नागदा की कैपिटल को। देयरफॉर जेत्र सिंह मेड चित्तौड़ हिज न्यू कैपिटल। तो जेत्र सिंह जो है चित्तौड़ को उस वक्त पे अपनी नई कैपिटल बनाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। द रेन ऑफ जेत्र सिंह इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मीडिएवल मेवाड़। जो मेवाड़ है उसका सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है जेत्र सिंह के युग को। वैसे और भी शासक आएंगे, उनके भी युग को जो है गोल्डन पीरियड बोला जाता है, लेकिन जेत्र सिंह के काल को भी जो है मेवाड़ का एक गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, मीडिएवल मेवाड़, इसमें टर्म पूरी इस तरह से लिखी हुई है, मीडिएवल मेवाड़ का गोल्डन पीरियड है। ठीक है,
अब इसके बाद में है इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ भूतेला। तो भूतेला के युद्ध की इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, तो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक हमीर मधुमर्दन से मिलती है, हमीर मधुमर्दन से मिलती है, जो कि लिखी गई थी जय सिंह सूरी के द्वारा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के पेपर में बहुत पसंद किए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा पूछने में, और ये आपको पता होगा अगर प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करोगे आप तो, ठीक है। अब वैसे तो दोस्तों मेंस में भी आपके जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएगा तो ये पूरा आएगा कि जेत्र सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उसका वर्णन करें, लाइक दैट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब आपको 2 या 5 नंबर में लिखना होगा ये आपको इतना सा आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों तेज सिंह जो है नेक्स्ट रूलर थे, और ये जो इनकी क्रोनोलॉजी है ना, तो ये थोड़ा सा डेट वाइज भी याद रखो थोड़ा सा, इससे क्या होता है आसान हो जाता है याद करना, ठीक है। जेत्र सिंह आए थे 1213 से 1250 के बीच में इनका काल था। फिर तेज सिंह के बाद, तेज सिंह का जो है 1250 से लेके 1273 AD तक इनका काल था। तो इस तरीके से जो है क्रोनोलॉजी याद करना आसान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मेरे को काफ़ी परेशानी होती थी जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था, तो मेरे को ऐसे ही याद हो पाता था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन बलबन इन्वेडेड चित्तौड़। अब बलबन जो था, जो इल्तुतमिश था उसके बाद का शासक था बलबन, तो बलबन भी जो है समकालीन शासक थे इसके, तेज सिंह के। तो बलबन अटैक कर देते हैं चित्तौड़ के ऊपर। इन 1260 AD इन आहड़ अ जैन टेक्स्ट नेम्ड श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से नाम ध्यान रखना दोस्तों, जैन टेक्स्ट था जो कि आहड़ में लिखा गया था, एंड वॉज पिक्चराइज्ड किया गया, विच इज राजस्थान फर्स्ट पेंटेड टेक्स्ट बुक है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर कल को आपसे 2 नंबर में सिर्फ इसके बारे में, इस बुक के बारे में पूछ लेना, इस श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके बारे में 2 नंबर में लिखो, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप लिख सको, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसी मतलब टेक्स्ट था जिसको जो है पेंटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। पेंटेड टेक्स्ट बुक थी ये राजस्थान की पहली, ठीक है। राजस्थान की पहली, कन्वर्ट नहीं किया था, ये राजस्थान की थी ही पहली पेंटेड टेक्स्ट बुक, ठीक है। मतलब पेंटेड टेक्स्ट बुक कैसी होती है, ये किताब है, किताब में सिर्फ चित्र ही चित्र हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा पेंटेड टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब हिज वाइफ जेतल दे, किसकी वाइफ है, तेज सिंह की जो वाइफ है जेतल दे, उसने कंस्ट्रक्ट किया था श्याम अश्वनाथ टेम्पल इन चित्तौड़। तो इन्होंने जो है क्या नाम रखा था इसका, इस टेम्पल का नाम बड़ा अजीब सा है, श्याम अश्वनाथ टेम्पल इन चित्तौड़, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये टेम्पल, लेकिन ये है कि एक टेम्पल नाम से भी सीरीज़ है, लेकिन टेम्पल्स में भी राजस्थान के सिर्फ इम्पोर्टेंट यूनेस्को वाले टेम्पल हुए, या अब की बार जो पूछेंगे आपसे यूनेस्को वाली साइट्स हैं राजस्थान की, उस पर ज़्यादा फोकस कराया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पे किंग आए थे, जो भी राजा थे मेवाड़ डायनेस्टी के, उनका नाम था समर सिंह, ठीक है। समर सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1273 से लेके 1302 AD तक थे ये, और ड्यूरिंग हिज रेन हमीर ऑफ रणथंबोर इन्वेडेड चित्तौड़ एंड कलेक्टेड अ टैक्स नेम्ड खिराज, ठीक है। तो ये रेवेन्यू वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो खिराज जो है वसूला गया था हमीर के द्वारा। हमीर जो है उस वक्त पे रणथंबोर के जो है राजा थे, और उन्होंने इन्वेड किया था चित्तौड़ को, ठीक है, और कलेक्ट किया था काफ़ी सारा टैक्सेस जो है वसूल किया था इन्होंने, किनसे, समर सिंह से, ठीक है। अब ही कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन विच वॉज गोइंग फॉर गुजरात इन्वेजन। तो आपको ध्यान होगा कि जो अलाउद्दीन के साथ में भी हमीर का युद्ध हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि अलाउद्दीन की सेना को जो है, जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात में
पे इन्वेजन करने मतलब आक्रमण करने जा रही थी, तो उसको रोक दिया था इसने हमीर ने, जो कि रणथंभौर का शासक था। ठीक है, तो इस पूरी बात में दोस्तों कहीं भी समर सिंह के बारे में तो ज़्यादा कुछ खास बातचीत ही नहीं हो रही, क्योंकि समर सिंह तो युद्ध हार गया था। और आरपीएससी बहुत कम ही चांसेस होती है दोस्तों कि हारे हुए शासकों के बारे में कम ही पूछना पसंद करती है। ठीक है, और ये रियलिटी है। ठीक है, जो जिस शासक के शासनकाल में कुछ खास इम्पोर्टेंट होता है ना, चाहे वो कला संस्कृति की दृष्टि से हो या फिर युद्ध नीतियों की दृष्टि से हो, तो उस शासक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब रतन सिंह है, रतन सिंह इम्पोर्टेंट है। रतन सिंह का युद्ध जो है सबसे इम्पोर्टेंट था राजस्थान के इतिहास में। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है, शाहिद कपूर ने एक्टिंग की थी। ठीक है, रतन सिंह की आपको पता ही होगा, वो रानी पद्मावती के और रतन सिंह वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर मूवी बन चुकी है। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है उसने रोल प्ले किया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं रतन सिंह के बारे में। तो ये जो रतन सिंह है, इसका कार्यकाल एक तरीके से देखें तो एक ही साल का था, 1302 से 1303 एडी तक का बताया हुआ है। और ये लास्ट रूलर थे किसके? रावल ब्रांच के। ठीक है, रावल ब्रांच, ये शाखा चल रही थी, रावल ब्रांच थी। ठीक है, तो ये रावल जो ब्रांच थी मेवाड़ की, उसके ये अब आखिरी रूलर बचे थे। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध में हार गए थे, और युद्ध में जब हारे थे तो फिर उसके बाद में जो है दोस्तों फिर जो है फिर सिसोदिया दूसरा वंश आता है, फिर राणा वाली सीरीज शुरू होती है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वन ऑफ हिज ब्रदर नेम्ड कुंभकर्ण वेंट टू नेपाल एंड ही एस्टेब्लिश्ड राणाशाही डायनेस्टी इन नेपाल। ठीक है, तो ये कुछ बात है दोस्तों रतन सिंह के अंडर में जो है ये उस टाइम पे कुछ हुआ था कि इनके जो भाई थे उनका नाम था कुंभकर्ण नाम था, और वो नेपाल जाकर के बस गए थे, और उन्होंने वहाँ पे राणाशाही डायनेस्टी का बना ली थी। ठीक है, नेपाल में। अब ये कोई खास एग्जाम की दृष्टि से मुझे उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं लगती है, इसलिए ये आपको अंडरलाइंड दिखेगी नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ अंडरलाइंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पद्मनी वॉज क्वीन थी ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह की जो रानी थी उनका नाम था पद्मावती, पद्मिनी नाम था पद्मनी, लेकिन फिल्म की वजह से पद्मावती दिमाग में आ रहा है। एंड वॉज डॉटर ऑफ किंग गंधर्व सेन एंड चंपावती ऑफ सिम्हल कंट्री। ठीक है, सिम्हल प्रदेश था एक, वहाँ के ये जो है राजा थे उनका नाम था गंधर्व सेन, उनकी पुत्री थी पद्मनी। ठीक है, अब एक ब्राह्मण था इन्हीं के टाइम पे, रतन सिंह के टाइम पे एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण। ठीक है, जिसका नाम था राघव चेतन। ठीक है, राघव चेतन नाम था ब्राह्मण का, और उसने जो है अलाउद्दीन को बोला था कि भाई जो रानी पद्मनी है वो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो जब वो बड़ी खूबसूरत है तो फिर अलाउद्दीन का मन हुआ कि भाई इन्वेजन करें हम चित्तौड़ के ऊपर। तो उसका मन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि रानी पद्मिनी खूबसूरत थी, तो वो उसको वश में करना चाहता था या उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों जो सारी वजह हैं वो यहाँ पे क्लियरली आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो जो रीजंस थे इन्वेजन के अलाउद्दीन के द्वारा, और आपको पता ही होगा अलाउद्दीन से युद्ध हुआ था रतन सिंह का। रतन सिंह जो है बहुत अच्छे से लड़ाई की, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से युद्ध लड़ा और अंततः वो मारे गए। लेकिन जो है दोस्तों अलाउद्दीन के इस युद्ध में जो है इन्वेजन के कुछ रीजंस थे, और ये रीजंस ही जो है आरपीएससी आपसे पूछना चाहती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, इसलिए ये सब अंडरलाइंड है। ठीक है, तो इसने जब इन्वेजन किया तो उसके जो पहला रीजन था वो था इंपीरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन का जो है एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी, वो कब्जा करना चाहता था, शासन करना चाहता था, इसलिए उसने जो है अटैक किया। पहला रीजन तो ये था। दूसरा था क्वेश्चन ऑफ सुल्तान्स प्रेस्टीज।
तो सुल्तान के प्रेस्टीज का प्रश्न कैसे उठा कि भाई इसने राघव चेतन जो था ब्राह्मण, उसने जो है कान भर दिए थे अलाउद्दीन के, तो थोड़ा प्रेस्टीज का भी प्रश्न आ जाता है। और प्रेस्टीज इस बात की भी थी दोस्तों कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अलाउद्दीन ना अटैक करता है। थर्ड जो रीजन था वो ये था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ चित्तौड़, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट। तो जो चित्तौड़ का किला था ये बीच रास्ते में पड़ता था और ये जो है यहीं से होकर के जाना पड़ता था गुजरात। तो इधर तो गुजरात है, इधर से दिल्ली का जो ये है टर्किश रूलर हैं, ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है, वो अटैक कर रहे हैं। चित्तौड़ बीच में पड़ गया रास्ते में, ठीक है, चित्तौड़ हो गया, अजमेर ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये जो है रीजन थे, ठीक है, इधर रणथंभौर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये अटैक करता है और फिर इसके बाद में जो है अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ सराउंडिंग ऑफ अलाउद्दीन, अब क्या है कि आपने जैसा कि मूवी अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन जो है 8 महीने तक वो जो है बाहरी किले के बाहर ही खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो है साका होता है, साका वॉज डन इन द फोर्ट। साका जो होता है ना, राजस्थान में साका जो है बड़ा प्रचलित है, ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में साका। साका जो है उसमें क्या होता है, वुमेन्स जो होती हैं वो तो जो है अपने आप को मतलब सती कर लेती है, ठीक है। और जो मेंस होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी पहन करके जो है दोस्तों वो फिर अपने आपको जो है युद्ध स्थल पर लेकर के चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साका जो होता है उसका जो मतलब निकल के आता है वो यही आता है कि एक तो पुरुष जो होते हैं, मेल्स होते हैं, वो तो क्या कर लेते हैं, केसरिया करते हैं। हिंदी में इसको केसरिया, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं हुआ है, केसरिया बोलते हैं। और इंग्लिश में जोहर, मतलब ये जो जोहर है दोस्तों वो महिलाएं करती हैं, ठीक है, जोहर, ये इस तरीके से होता है। तो ये फीमेल्स के द्वारा किया जाता है युद्ध से पहले, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात पूरी तक क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है वो रानी पद्मिनी के बारे में कुछ बातें हैं जो बताई गई है। अब थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, वर्णन है, आप सुन लो इसको कि भाई रानी पद्मिनी जो थी उन्होंने जोहर किया along with 16,000 queens on 25 अगस्त 1303। फिर उसके बाद रतन सिंह थे, उन्होंने किया केसरिया, ठीक है, along with his चीफ वॉरियर्स के साथ में 2 कमांडर थे, एक का नाम था गोरा, दूसरे का नाम था बादल, शॉन एक्सट्रीम ब्रेवरी। और देखिए दोस्तों ये गोरा बादल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ये आरपीएससी जो है ना पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, ठीक है। ये मैंने नोटिस किया है मेंस के पेपर में, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से 2-2 के पेयर पूछ ले जाते हैं। तो गोरा बादल का जो है वर्णन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में आपसे, ठीक है। तो 2 कमांडर्स थे इनके, गोरा बादल, उन्होंने भी थोड़ी बहादुरी दिखाई थी, ज़्यादा ही बताई थी, एक्सट्रीम ब्रेवरी, तो इसलिए जो है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था रतन सिंह के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब इसके बाद में जो है लक्ष्मण सिंह की बात आती है। लक्ष्मण सिंह कौन थे? लक्ष्मण सिंह ऑफ सिसोदा विलेज एंड हिज 7 सन सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। तो उस वक्त पे ये भी अपनी लाइफ को जो है कुर्बान कर देते हैं कंट्री के लिए। कंट्री मतलब वो अपने आप के लैंड को ही कंट्री बोलते थे, ठीक है, मतलब ये इनका राज्य था जो मेवाड़ का, ठीक है। अब अलाउद्दीन जो है ऑक्यूपाइड द फोर्ट एंड इट वॉज द फर्स्ट साका था ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। तो पहली बार चित्तौड़ फोर्ट का साका हुआ था ये, ठीक है। अलाउद्दीन चेंज्ड द नेम ऑफ द फोर्ट टू खिजराबाद एंड हैंडेड ओवर टू हिज सन खिज्र खान। खिज्र खान इसके पुत्र का नाम था, खिजराबाद जो है इसका नाम रखा था, चित्तौड़ फोर्ट का नाम इसने खिजराबाद रखा था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इन्वेजन आमिर खुसरो था, ये इंपॉर्टेंट पर्सन था जो कि अलाउद्दीन के टाइम पे ही था, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस इन्वेजन आमिर खुसरो अकम्पनीड अलाउद्दीन एंड डिस्क्राइब्ड इट इन हिज बुक
खजियान उल फतह, ठीक है। तो इस बुक का नाम ध्यान रखना, इस पे भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आमिर खुसरो के बारे में बताओ, ठीक है। इसने जो है ये किताब लिखी थी खजाइन उल फतह, ठीक है। खजाइन उल फतह किताब जो है इनके द्वारा लिखी गई थी, और इस बुक में जो है इस युद्ध का जो है वर्णन था। अब इसके बाद में जो बात सामने आ रही है वो है कि इन 1540 AD, तो ये थोड़ा सा दोस्तों ये बातें जो है ना, ये जो किताबें जिनके द्वारा जो ऑथर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1540 AD में जो है मलिक मोहम्मद जायसी, एक ये पर्सन थे मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। तो इनकी जो किताब थी इसी के आधार पे पद्मावत मूवी बनी थी, ठीक है। उनकी जो बुक थी पद्मावत बुक लिखी गई थी, विच इज़ रिटन इन अवधी लैंग्वेज। तो अवधी लैंग्वेज में जो है इस किताब को लिखा गया था, नाम था किताब का पद्मावत, लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ठीक है। और आफ्टर सम डेज द गवर्नेंस ऑफ चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। तो ये मालदेव सोनगरा जो होता है, एक अदर कोई किंग था दोस्तों मालदेव सोनगरा, इसके बारे में ये है कि ही वॉज ब्रदर ऑफ, तो कान्हड़ देव नाम से आपने जालोर के शासक के बारे में भी पढ़ा होगा, कान्हड़ देव, उसका जो भाई था उसका नाम था मालदेव सोनगरा। तो मालदेव सोनगरा को जो है इस चित्तौड़ के फोर्ट की जो है गवर्नेंस मालदेव सोनगरा को दे दी गई थी, एंड हिज नेम वॉज मनचला मालदेव, ठीक है। तो मनचला मालदेव भी बोलते हैं इसको, मालदेव सोनगरा को। तो दोस्तों ये जो है ना चीज़ें छोटी छोटी है, हो सकता है दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। लेकिन जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, है ना, इनको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट एक और किताब लिखी गई थी उसके बारे में बताया गया है, और उस किताब का नाम है हेमरत्न। उस किताब का नाम तो ये है कि गोरा बादल री चौपाई। क्या नाम है? गोरा बादल री चौपाई। अब गोरा बादल इतने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ में जो है युद्ध लड़ा था, इसलिए जो है उनके ऊपर किताब लिखी गई थी हेमरत्न सूरी के द्वारा। हेमरत्न सूरी ने जो है किताब क्या लिखी थी? हेमरत्न सूरी ने किताब लिखी थी गोरा बादल री चौपाई। क्या किताब लिखी थी? गोरा बादल री चौपाई, ठीक है। तो ये जो है ऐसे किताबों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3 किताबें दे देंगे, उनके राइटर के नाम पूछ लेंगे, तो आरपीएससी जो है फंसा सकती है पेपर में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट जो रूलर है, अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं, हमीर के बारे में है। हमीर जो है दोस्तों, इनका काल रहा है 1326 से लेकर के 1364 AD तक। कब तक? 1326 से 1364 AD तक, ठीक है। अब नोट पॉइंट ये है कि तो राहब सिसोदा विलेज से फिर लक्ष्मण सिंह, फिर अरी सिंह, फिर हमीर जो है, इस तरीके से ये एक शाखा है दोस्तों जिसमें हमीर का जो है जन्म होता है। और हमीर जो है राणा ब्रांच की स्थापना करता है, ठीक है। जैसे गोहिल ने, गोहिल शासक था ना, तो गोहिल शासक था वो, ठीक है। तो उसी तरीके से एक राणा ब्रांच की अब शुरुआत होती है ये 1364 AD से। और इसमें जो है मेन जो पर्सन है वो है स्थापना करने वाला हमीर, क्योंकि हमीर जो है ना वापस से चित्तौड़ के किले को वापस लेता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है हमीर की, ठीक है। एक तो रणथंभौर वाला हमीर है और एक ये दूसरा हमीर है, ठीक है। तो ये राणा ब्रांच वाला हमीर है, ठीक है। क्या काल था इसका? 1326 से लेके 1364 AD का, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर चेंज इन मेवाड़ फ्रॉम रावल टू राणा ब्रांच। तो इसको रावल टू राणा ब्रांच भी बोलते हैं दोस्तों। रावल ब्रांच से जो है शिफ्ट होकर राणा ब्रांच हो गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज आया था मेवाड़ की सत्ता में, ठीक है। हमीर वॉज ग्रैंड सन था ऑफ लक्ष्मण सिंह ऑफ सिसोदा विलेज। तो हमीर जो है ग्रैंड सन था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको लक्ष्मण सिंह का। ये लक्ष्मण सिंह जो ऊपर दे रखा है, लक्ष्मण सिंह के नीचे ये अरी सिंह दे रखा है, अरी सिंह के नीचे फिर ये हमीर है। तो हमीर जो है ग्रैंड सन था लक्ष्मण सिंह का। हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ इन द फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था उसमें लक्ष्मण सिंह भी अपनी जो है जान गंवा दे देता है, ठीक है। तो आपने अभी जो पढ़ा था वो पूरा का पूरा परिवार का विनाश हो गया था, ठीक है।
इस युद्ध में पीछे देखें तो पीछे अगर देखें दोस्तों तो ये जो है अभी हम जो बात कर रहे थे लक्ष्मण सिंह के बारे में, वो लक्ष्मण सिंह ये है, लक्ष्मण सिंह सिसोदा विलेज वाले, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे वो सिसोदा विलेज वाले, ये जो लक्ष्मण सिंह है उन्होंने अपने 7 पुत्रों का साथ सेक्रीफाइस हो गया था उनका, उनकी लाइफ का फॉर द कंट्री, ठीक है। तो ये ही लक्ष्मण सिंह है, इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के ग्रैंडसन जो हैं वही हमीर हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि क्या है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो बड़े कंफ्यूजन आते हैं दिमाग में, ठीक है। अब ग्रैंडसन हो गए हमीर तो लक्ष्मण सिंह के, और लक्ष्मण सिंह सिसोदा विलेज भी हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किए थे हिज लाइफ इन द फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़। हरि सिंह वॉज द फादर ऑफ हमीर। अब हमीर जो है कैप्चर करते हैं यहाँ पे चित्तौड़ को, ठीक है। हमीर क्या करते हैं, चित्तौड़ को वापस से कैप्चर करते हैं फ्रॉम बनवीर सोनगरा से। अब बनवीर सोनगरा आ चुका है, हु वॉज सन ऑफ मालदेव सोनगरा, ठीक है। जो मनचला मालदेव करके जो नाम था जिसका, वही मालदेव सोनगरा जो है उसका जो पुत्र है बनवीर सोनगरा, उससे जो है हमीर जो है चित्तौड़ के फोर्ट को वापस से कैप्चर करता है। सिंस हमीर केम फ्रॉम सिसोदा विलेज therefore ruler of मेवाड़ then called as सिसोदिया। तो सिंस हमीर केम फ्रॉम सिसोदिया विलेज, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि हमीर चूंकि जो है सिसोदिया विलेज से आया था, इस वजह से इस जो पूरा ये जो ग्रुपिंग होगी ना उसको सिसोदिया कहा जाता है, ठीक है। सिसोदिया एंड राणा ब्रांच बोला जाता है एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मेवाड़, ठीक है। सिसोदिया विलेज की वजह से ही सिसोदिया सरनेम बन गया था, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। आज के टाइम पे भी हम सुनते ना मनीष सिसोदिया है, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप, लिंक कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, ये मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द बैटल ऑफ सिंगोली वॉज अ फोर्ट बिटवीन अमीर एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो बैटल ऑफ सिंगोली जो है, सिंगोली का युद्ध जो था, बैटल ऑफ सिंगोली जो है वो लड़ी गई थी, किसके द्वारा लड़ी गई थी, तो बैटल ऑफ सिंगोली वॉज फॉट बिटवीन हमीर एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ये नाम याद होने चाहिए आपको, ये इस तरीके की जो खास बैटल है, जो मुगल तो नहीं है, ये थे तुगलक वंश के, और तुगलक के अलावा जो है अगर आप देखोगे तो तुगलक से पहले जो है दोस्तों सल्तनत रूल था, ठीक है, और उससे पहले गुलाम वंश का रूल था, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए तो वो इसलिए वो भूतेला का युद्ध जो था वो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि तो यहाँ पे जो है कीर्ति स्तंभ पिलर की बात हो रही है, यूलोजी की। तो इन कीर्ति स्तंभ पिलर यूलोजी हमीर इज कॉल्ड एज विषम घाटी पंचानन। ऐसे हिंदी में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ ज़्यादा बेटर जाएगा। विषम घाटी पंचानन, ठीक है। तो विषम घाटी पंचानन के नाम से भी इसको जाना जाता है हमीर को, ठीक है। काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी मतलब ताकतवर शासक था हमीर, ठीक है। उसने चूंकि वापस से सत्ता को जो है हासिल किया था, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ जो है यूलोजी लिखाई गई थी, उसमें यही बताया गया है कि हमीर का नाम जो है, हमीर को जाना जाता है विषम घाटी पंचानन के नाम से, मतलब शेर बोलते हैं, मतलब एक तरीके से शेर जो है, जो युद्ध में शेर। इन द रसिक प्रिया नाम से जो है एक कमेंट्री थी गीत गोविंद में, उसमें हमीर को जो है एक ब्रेव किंग बोला गया कि ये एक बहुत ब्रेव किंग था, ठीक है। तो किस किताब में, गीत गोविंद नाम से जो है एक कमेंट्री है जिसमें छोटा सा एक आर्टिकल है गीत गोविंद में जिसका नाम है रसिक प्रिया, ठीक है। तो उसमें जो है हमीर को एक ब्रेव किंग बताया गया, और हमीर ने कंस्ट्रक्ट किया था एक टेम्पल था जिसका नाम था अन्नपूर्णा टेम्पल इन द चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना आपको, ये टेम्पल्स काम के हैं, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो हमीर कंस्ट्रक्टेड अन्नपूर्णा टेम्पल इन द चित्तौड़ फोर्ट, और हमीर इज कॉल्ड एज रिफॉर्मर ऑफ मेवाड़ बिकॉज ही रिकंकर्ड मेवाड़, क्योंकि उन्होंने जो है वापस से रिकंकर किया था, वापस से जीता था, इसलिए हमीर को जो है रिफॉर्मर भी बताया जाता है मेवाड़ का, ठीक है।
क्योंकि रिफॉर्मेशन की थी, मेवाड़ की वापस से स्थापना की थी हमीर ने, इस वजह से जो है मेवाड़ का रिफॉर्मर भी बोलते हैं। और अन्नपूर्णा टेम्पल की भी स्थापना की थी हमीर ने चित्तौड़ फोर्ट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किंग की तरफ आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट जो राजा हुए थे, ठीक है, मेवाड़ में, वो थे राणा लाखा, 1382 से लेके 1421 एडी के बीच में, ठीक है। तो इनका जो दूसरा नाम था वो लक्ष्य सिंह भी नाम था इनका, ठीक है, राणा लक्ष्य सिंह, ठीक है। एट हिज टाइम अ सिल्वर माइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जावर, ठीक है। तो इनके समय में जो है एक सिल्वर माइन जो है ढूंढी गई थी जावर में, जो आज के टाइम पे जो है हिंदुस्तान जिंक की, जिसको HZL बोलते हैं हम, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक के माइंस है ना जावर में, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट माइंस जो है जावर में है, वहाँ पे से सिल्वर माइनिंग की जाती है, ठीक है। एट हिज टाइम लेक पिचोला, ठीक है, लेक पिछोला जो है वॉज बिल्ट बाई अ बंजारा, एक बंजारे के द्वारा लेक पिछोला का निर्माण कराया गया था राणा लाखा के काल में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक चीज़ें समझ आ रही होगी। आप जो है दोस्तों कमेंट कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी परेशानी हो, RS मेंस एग्ज़ाम को लेकर के आपको किसी भी विषय पे प्रॉब्लम हो, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे आप मेरे थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हो। मेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप अपनी क्वेरीज भी बता सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कमेंट बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और उसके बेसिस पे दोस्तों वीडियोज़ भी बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नथनी का चबूतरा, ये भी बिल्ड किया था लेक पिचोला के पास में, ठीक है। वो एक प्लेटफॉर्म था नथनी का चबूतरा, जिसको लेक पिचोला के पास में प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है। एट हिज टाइम, इन्हीं का समय चल रहा था दोस्तों, राणा लाखा का ही काल था। उसी वक्त पे जो है एक कुंभा हाड़ा जो शासक होते थे, वो दोस्तों बेसिकली हाड़ौती के रीजन में होते थे हाड़ा, ठीक है। तो कुंभा हाड़ा ने जो है, वो कुंभा हाड़ा मर गया था, डाइड हो गया था वाइल डिफेंडिंग बूंदी जो उस वक्त पे राज्य था, उसको डिफेंड करते हुए कुंभा हाड़ा मारा गया था। तो ये कोई बहुत खास विशेष बात नहीं है, इसको याद करके रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, पेपर में आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेवाड़ और मारवाड़ की बात आ रही है यहाँ पे। तो मेवाड़ और मारवाड़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लाखा और चूंडा था यहाँ पे। अब ये देखो, ये चूंडा वाला जो इशू था एक्चुअली यहाँ पे हुआ था राव चूंडा का, ठीक है। अभी उसको पढ़ेंगे हम थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेवाड़ में जो है लाखा जो था, अभी राणा लाखा, उसका पुत्र हुआ था चूंडा, ठीक है, उसका पुत्र का नाम क्या था, चूंडा। और मारवाड़ का भी एक चूंडा था, मारवाड़ से भी एक चूंडा था। चूंडा का जो पुत्र था उसका नाम था रणमल, ठीक है, रणमल। और जो पुत्री थी वो थी हंसाबाई, रणमल और ये हंसाबाई, ठीक है। तो राणा लाखा मैरिड टू हंसाबाई, तो राणा लाखा जो है उनका विवाह करा दिया गया था किससे, हंसाबाई के साथ में, ठीक है। हो गया टाई अप, है ना। अब टाइज हो गए, तो हु वॉज डॉटर ऑफ राव चूंडा, राव चूंडा की जो है वो पुत्री थी, जो कि मेवाड़ के शासक थे राव चूंडा। ऑन दिस वेकेशन चूंडा हु वॉज सन ऑफ राणा लाखा। अब देखो दोनों परिवारों का संगम हो रहा है, देख लो यहाँ पे मेवाड़, इधर मारवाड़, और ये दोनों ही राजस्थान के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है। तो ये जो है इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होती ही है दोस्तों, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऑन दिस ओकेजन चूंडा हु वॉज सन ऑफ राणा लाखा टेकन ओथ टू प्रोवाइड एक्सेशन ऑफ थ्रोन टू सन ऑफ हंसाबाई। तो जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसको जो है सत्ता दी जाएगी, ठीक है। देखो इनकी और भी रानियां होंगी, उन दूसरी रानी से हुआ होगा चूंडा का जन्म, लेकिन जो है दोस्तों इधर वाले जो चूंडा है उनकी जो पुत्री हंसाबाई थी, हंसाबाई का जो पुत्र होगा राणा लाखा के साथ में, ठीक है, जिसका नाम मोकल होता है, मोकल,
ठीक है, उसको जो है शासक बनाया जाएगा। इस तरीके से जो है दोस्तों अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मोकल के बारे में भी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो टेकन ऑथ टू प्रोवाइड एक्सेशन टू थ्रोन ऑफ सन ऑफ हंसा भाई, यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू ओथ चूंडा इज नोन एज भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि भीष्म पितामह ने जो है अपना खुद का सिंहासन छोड़ दिया था, इस वजह से जो है इसको जो है चूंडा को जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का जो है ग्रैंड फादर भी बोलते हैं इनको। एंड ऑल्सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस सेक्रीफाइस डिसेंडेंट ऑफ चूंडा, जो भी डिसेंडेंट होंगे चूंडा के जो भी वंशज होंगे, वर गिवन राइट टू बिकम पार्ट ऑफ हरावल। हरावल जो है दोस्तों, हरावल किसी भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति का हिस्सा होता है। तो चूंडा जो है उसके जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो मेवाड़ की सेना का सबसे आगे से जो है प्रतिनिधित्व करेगी। और इसको सबसे ज़्यादा है ना, इस बात को बहुत महान माना जाता था कि मेवाड़ के लिए लड़ना और मेवाड़ के लिए सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के लड़ना, ये जो है उस वक्त पे जो है सबसे बड़ी प्राइड की बात होती थी। तो हरावल हिस्सा इनको इसलिए दिया गया था, ठीक है। तो युद्ध करने जब भी जाते थे तो चूंडा जो है सबसे आगे रहते थे युद्ध में, ठीक है। सो इट इज फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ आर्मी विच फाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है चूंडावत करके एक सरनेम भी आ गया था, चूंडा से ही चूंडावत सरनेम भी आया था। अब जैसे आप लोग ने सुना हो तो चूंडावत जो है काफ़ी मिलते हैं ये उदयपुर रीजन में, हमारे काफ़ी मित्र हैं, ठीक है। तो ये वही है चूंडावत है। तो चूंडावत वर गिवन 4 ठिकानाज, उनको जो है 4 ठिकाने दिए गए थे। उस वक्त पे जो है एक स्टेट के अंदर में ना छोटे छोटे ठिकाने होते थे, तो इनको 4 जो है ठिकाने दिए गए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंड होते थे। तो फर्स्ट क्लास आउट ऑफ 16 ठिकानाज ऑफ फर्स्ट क्लास, तो 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने जो है चूंडावत को ही दिए गए थे, ठीक है। अब सलुम्बर जो था, सलुम्बर विच वॉज द हाईएस्ट फर्स्ट क्लास ठिकाना था, वॉज गिवन टू देम, ठीक है। तो वो भी दिया गया था चूंडावत को ही, इसलिए सलुम्बर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो है ठिकाना था, वो भी जो है दोस्तों चूंडावत को दिया गया था। फिर चूंडावत वर गिवन राइट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस, चूंडावत को जो है राइट दिया गया था टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस व्हेन राणा वॉज एब्सेंट इन द कैपिटल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए सलुम्बर के जो शासक होते थे उनका बड़ा रोल रहता था सलुम्बर के मेवाड़ की जो सत्ता थी उसमें, ठीक है। तो सलुम्बर का जो शासक थे, ये जो चूंडावत थे, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट दिया जाता था जब राणा जो थे वो एब्सेंट रहते थे कैपिटल में। तो कैपिटल जो थी, जो भी जैसे आज दिल्ली देश की राजधानी है, उस तरह से चित्तौड़ जो है ये मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो चित्तौड़ का जो कंट्रोल था वो उस वक्त पे चूंडावत के हाथ में आ जाता था। जब राणा जो थे उस राज्य में नहीं रहते थे तो फिर वो प्रतिनिधि के तौर पे चूंडावत को रख जाते थे, ठीक है। सो दिस राइट वॉज गिवन टू द रावल्स ऑफ सलुम्बर, ठीक है। तो ये सलुम्बर के रावल्स जो थे उन्हीं को ये राइट दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब सलुम्बर के रावल कोई और नहीं, ये चूंडावती रावल हैं, ठीक है। ये सब एक ही के अंडर में सब चल रहे हैं, छोटे छोटे सरनेम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रूलर्स ऑफ मेवाड़, ठीक है। द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रूलर्स ऑफ मेवाड़, राणा वॉज ऑल्सो डन बाई रावल ऑफ सलुम्बर। तो राणा वॉज ऑल्सो डन बाई रावल ऑफ सलुम्बर। तो जब भी कोरोनेशन मतलब जैसे कोई सेरेमनी होती थी ना, किसी को राजा बनाया जाता था, तो उस वक्त पे सलुम्बर के रावल भी वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है और उनका होना भी ज़रूरी माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो भीष्म पिता वाला आपको फंडा क्लियर हो गया होगा अब तक में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोकल आ जाता है, ठीक है। मोकल हुआ पुत्र, राणा लाखा का पुत्र कौन हुआ? मोकल हुआ। अब मोकल हुआ है तो मोकल जो है किसका पुत्र है? हंसा बाई का पुत्र है, हंसा बाई का पुत्र है। तो मोकल जो है 1421 से लेके 1433 एडी तक जो है मोकल का राज रहा।
और शासनकाल रहा। और ड्यू टू लेक ऑफ ट्रस्ट ऑफ हंसाबाई को कम ट्रस्ट था किसके ऊपर, चूंडा के ऊपर। चूंडा ने जो है इस वजह से चूंडा ने लेफ्ट कर दिया मेवाड़ को। जो चूंडा, जो भीष्म पितामह जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने जो है मेवाड़ को छोड़ दिया और वो सेटल हो गए थे मालवा में। अब वो क्या है कि हंसाबाई चूंकि दूसरे परिवार से आई है और वो है मारवाड़ की, तो वही है घरेलू वाली समस्याएं जो है वो उनके सामने भी आई होगी। तो ये जो हंसाबाई है उसका पुत्र तो मोकल है, और हंसाबाई जो इन्फ्लुएंस्ड है वो किससे है, चूंडा, जो कि कहाँ का चूंडा है, मारवाड़ का चूंडा जो है, उसने बोला हंसाबाई को, तो कुछ ना कुछ खटपट हुई तो चूंडा जो है, जो कि मेवाड़ का चूंडा है, उसने छोड़ दिया मेवाड़ को, लेफ्ट कर दिया मेवाड़ को, और हंसाबाई बिकेम द गार्जियन ऑफ मोकल। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। तो आगे दोस्तों मोकल के काल में दोस्तों यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था सम्मिदेश्वर के टेम्पल को। ठीक है, सम्मिदेश्वर का जो टेम्पल था उसको जो है मोकल के काल में जो है रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था मोकल के टाइम पीरियड में। और ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय परमार किंग भोज, हम पढ़ रहे थे ना पहले, किंग भोज के द्वारा जो है, जो कि परमार किंग था एक्चुअली, किंग भोज चित्तौड़ में जो है उसने सम्मिदेश्वर टेम्पल बनवाया था, उसको मोकल ने थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करा दिया। ठीक है, जिसका पहले नाम था त्रिभुवन टेम्पल। अब क्या होता है, ही कंस्ट्रक्टेड एनक्लोजिंग वॉल ऑफ एकलिंग जी टेम्पल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करवाई थी एकलिंग जी का ये टेम्पल बना हुआ था, टेम्पल के आजू बाजू में वॉल बनवा दी। ठीक है, ये भी काम करवा दिया। तो छोटे छोटे काम करवाए थे मोकल के द्वारा। इन 1433 एडी किंग अहमद शाह ऑफ गुजरात इन्वेडेड चित्तौड़। तो जो अहमद शाह था, गुजरात का जो राजा था, उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और इन्वेजन किया। ठीक है, व्हेन मेवाड़ आर्मी वॉज इन कैंप्स ऑफ झीलवाड़ा, ठीक है, राजसमंद, तो जब मेवाड़ की आर्मी जो है भीलवाड़ा राजसमंद के कैंप्स में थी। ठीक है, देन चाचा मेरा एंड मेहपा पवार मर्डर्ड मोकल। तो ये जो 3 पर्सन थे दोस्तों, चाचा मेरा और मेहपा पवार ने जो है मोकल की हत्या कर दी थी। और इस टाइम पे ये होता है कि एट दैट टाइम मोकल सन कुंभा, तो मोकल का पुत्र कौन है, अब कुंभा है। नेक्स्ट जनरेशन आ जाने वाली है कुंभा की, और अभी हम 12वें नंबर पे ये राणा कुंभा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मोकल का पुत्र जो कुंभा है वॉज ऑल्सो इन द कैंप, वो भी कैंप में होता है, बट अदर चीफटेन, ठीक है, सेफली सेंट हिम टू चित्तौड़। तो जो दूसरे इनके जो चीफ अधिकारी होते हैं वो कुंभा को जो है चित्तौड़ में भेज देते हैं। और मोकल की वाइफ जो होती है, मोकल की वाइफ कमलावती फॉट ब्रेवली विद अहमद शाह। ये देखो दोस्तों, मोकल की वाइफ जो है लड़ रही है बढ़िया, इसके साथ में अहमद शाह के साथ में बैटल को लड़ रही होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राणा कुंभा का काल आता है इसके बाद में 1433 से लेके 1468 एडी तक। तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों में आपको क्या समझ में आया, ये जो है ना लिखा बहुत कुछ हुआ होता है एग्ज़ाम में, जब आप तैयारी करते हो तो थोड़ा जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड जो अंडरलाइंड ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके जाया करो। बाकी ये है कि उनकी जैसे मोकल है, उनकी वाइफ कमलावती हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की है अहमद शाह के साथ, ये सब इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा डेवलप करनी होगी। ना ही दोस्तों मोकल इतना इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, तो मोकल से क्वेश्चन आए इसकी मुझे तो कम ही चांसेस लगती है, लेकिन रतन सिंह इम्पोर्टेंट था। ठीक है, राणा लाखा भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और राणा लाखा के अलावा अब हम जो राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे ना, कुंभा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक मैंने काफ़ी किंग आपको बताए, हमीर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट किंग है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन जो है जो कम है मोकल वोकल, इनका कोई खास इतना योगदान नहीं रहा देखो मेवाड़ के इतिहास में, जितना राणा कुंभा राणा सांगा हम पढ़ेंगे सबके बारे में, तो उनका जितना योगदान रहा है जितना मोकल का नहीं रहा। ठीक है,
और अब देखो राणा कुंभा के बारे में भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे। राणा कुंभा सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स में से एक थे। देखो इन्होंने बहुत सारे तरीकों से योगदान दिया था मेवाड़ के शासन काल में। वो इस तरह से है दोस्तों, पहला तो देखते हुए हैं कि यहाँ पे जो है पहले तो कुछ डिस्प्यूट्स चल रही थी। जो रणमल था, रणमल वॉज गार्जियन ऑफ राणा कुंभा। रणमल जो है राणा कुंभा का जो है गार्जियन बना हुआ था। क्यों? क्योंकि रणमल जो है दोस्तों ये तो था मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़ का। और ये क्या है कि मारवाड़ से जो है मेवाड़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। तो मेवाड़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, तो रणमल जो है इसलिए जो है उस वक्त पे शुरुआत में जो है गार्जियन बना हुआ होता है। और मोकल जो है उसका पुत्र राणा कुंभा है, ठीक है। और मोकल जो था उनकी जो माँ थी, उनकी जो मदर थी, उनका नाम क्या था? हंसाबाई था, जो कि हंसाबाई भी चूंडा की बहन थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है थोड़ी क्रोनोलॉजी है, थोड़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन बार बार आप इसको देखोगे और पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो राठौड़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था मेवाड़ के अंदर। तो राठौड़ इन्फ्लुएंस वॉज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। दे किल्ड चूंडाज ब्रदर। चूंडा के भाई को भी मरवा दिया था इन्होंने, जिसका नाम था राघव देव सिसोदिया, ठीक है। तो चूंडा के भाई को भी मरवा दिया था ये राठौड़ ने अपने इन्फ्लुएंस से। देयर फॉर टू रिमूव द राठौड़ इन्फ्लुएंस, राठौड़ के इन्फ्लुएंस को अब जो है कम करने के लिए हंसाबाई ने कॉल किया। फ़ोन नहीं लगाया उन्होंने, फ़ोन कॉल नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो कॉल नहीं किया था, ऐसे मतलब बुलाया चूंडा को। चूंडा जो कि मेवाड़ छोड़ के मालवा चले गए थे, तो चूंडा अब वापस से आए क्योंकि देश की बात आई। मेवाड़ राज्य को जो है उसके लिए जान देनी पड़े तो भी तैयार रहते थे चूंडा। तो चूंडा जो है मालवा से मेवाड़ आए और फिर उन्होंने जो है रणमल को मरवाया गया। रणमल वॉज किल्ड विद द असेसिनेशन ऑफ हिज लविंग वुमेन भारमली। तो देखो भारमली जो है रणमल का छुपा हुआ कोई प्यार था, ठीक है। तो भारमली की हत्या करवाई। भारमली ने जो है जहर का प्याला जो है रणमल को दिया और रणमल जो है उसको खुशी खुशी पी गया। जब खुशी खुशी पी गया तो मर गया, मारा गया, ठीक है। तो रणमल सन जो है जोधा रेन अवे फ्रॉम मेवाड़ अलोंग विद हिज ब्रदर। तो अब जो है रणमल का जो पुत्र था वो भागा वहां से, मेवाड़ छोड़ के भागा। एंड ही टेकन शेल्टर इन द विलेज नेम्ड कहूनी नियर बीकानेर जाकर के उसने शरण ली, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। इतनी कहानी डिटेल में जाकर के आरपीएससी मुझे नहीं लगता पूछेगी। जो पूछना है उसको वो कुंभा के काल में जो है अभी काफ़ी सारी जो है सांस्कृतिक गतिविधियां हुई थी। उन्होंने काफ़ी सारे किलों का निर्माण कराया था और फिर जो है उनके काल में और भी बहुत सारे मंदिर, टेम्पल्स और ये बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अभी चूंडा के ऊपर अटैक हुआ कहाँ पे? मंडोर में एंड चूंडा ने अटैक किया किस पे? मंडोर के ऊपर, और उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो चूंडा जो है काफ़ी मजबूत थे और उन्होंने इस तरह से मंडोर के ऊपर आक्रमण किया। मंडोर भी ऐसे ही छोटा सा जो है कोई एरिया था, उसके ऊपर भी मंडोर जो है इसमें आता है जोधपुर के आसपास के जो रीजन आता है ना मारवाड़ का, उसमें मंडोर आता है। मंडोर के ऊपर आक्रमण किया चूंडा ने और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब हंसाबाई ने प्ले किया एक इम्पोर्टेंट रोल मीडिएटर का, टू डू ट्रीटी बिटवीन कुंभा एंड जोधा। तो अब देखो जोधा जो था वो किसका पुत्र था? रणमल, रायमल नहीं है, रणमल है। रणमल का जो पुत्र है वो कौन है? वो है दोस्तों जोधा। अब जोधा जो है भागता है वहां से, जोधा भी भाग जाता है। तो जोधा और कुंभा के बीच में जो है बाद में जो है संधि होती है, ठीक है। तो संधि करवाई जाती है हंसाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा जो है संधि कराई जाती है। सो दिस ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ आवल एंड बावल, ठीक है। आवल एंड बावल की ट्रीटी बोलते हैं इसको, संधि बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। ये पूछ सकते हैं आपसे कल को पेपर में। देखो ऐसे क्वेश्चन ही 2 मार्क्स में ऐसे पूछे जाते हैं। अब ऐसे तो यहाँ पे 30 शासक हैं मेवाड़ के। अब तुम सारे 30 के 30 शासकों को जो है एक एक चीज़ को घुस घुस के थोड़ी ना पढ़ोगे। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती है, और जो चीज़ें पेपर में पूछी जाती है उसका मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ
वीडियोस जो है दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी पे है, आप जाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर के आरएस मेंस के जो अपलोड किए हैं या आरएस मेंस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट देख लीजिए आप, ठीक है। आरएस मेंस 2021 जो है 2021 एग्ज़ाम की आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए। उसमें लाइन से क्रोनोलॉजिकली हर चीज़ बताई गई है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप उसको देख लेते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोधा मैरिड हिज डॉटर, संधि तो होएगी। अब संधि हो जाने के बाद में जोधा जो है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है किसके साथ, श्रृंगार कंवर जिसका नाम था, टू सन ऑफ कुंभा हुज नेम वॉज राइमल, ठीक है। तो कुंभा के जो पुत्र राइमल है उसके साथ में विवाह करा देते हैं श्रृंगार कंवर का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में ये होता है कि सौभाग्यवती परमार वॉज मदर ऑफ कुंभा। तो सौभाग्यवती परमार जो थी वो कुंभा की जो है माता जी थी, ठीक है, माता थी। और 1437 एडी में जो है बैटल होती है सारंगपुर की, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी माताएं हैं, पिता हैं, ये चीज़ें इतनी इनको तवज्जो मत दिया करो, क्योंकि ये जो है छोटे मोटे एग्जाम होते हैं राजस्थान में, उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अब देखते हैं हम यहाँ पे राणा कुंभा का किस किस के साथ में युद्ध हुआ था। तो 1437 एडी की बात है, बैटल ऑफ सारंगपुर हुई कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी जो थे सुल्तान था कहाँ का, मालवा का, मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसके बीच में युद्ध हुआ। तो कुंभा ने इस युद्ध को जीत लिया। कुंभा वॉन द बैटल, ही कंस्ट्रक्टेड विक्ट्री पिलर। अब खुशी में आदमी पिलर बनाता था उस टाइम पे, तो युद्ध लड़ा उन्होंने, युद्ध जीता तो विक्ट्री पिलर बनाया। कहाँ पे, चित्तौड़ में, इन हिज मेमोरी, ठीक है। एंड दिस विक्ट्री पिलर इज ऑल्सो कॉल्ड कीर्ति पिलर। इसको कीर्ति पिलर के नाम से भी जाना जाता है या विक्ट्री पिलर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विष्णु फ्लैग भी है यहाँ पे, तो विष्णु फ्लैग भी बोलते हैं इसको, एज लॉर्ड विष्णु आइडल इज देयर इन इट्स मिडल। तो मिडल में जो है लॉर्ड विष्णु की आइडल भी है, और इट ऑल्सो कॉल्ड म्यूजियम ऑफ आइडल्स। तो आइडल्स जो है, आइडल मतलब मूर्तियाँ, खूब सारी मूर्तियाँ हैं आइडल्स हैं, तो इस वजह से इसको जो है म्यूजियम भी बोला जाता है मूर्तियों का। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रही होगी बात अब तक की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इट इज़ 9 स्टोरी बिल्डिंग है ये एक क्या है, 9 स्टोरी, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 9 स्टोरी की बिल्डिंग है ये। 9 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 1440 to 1448 एडी एंड इट इज़ 120 फीट लॉन्ग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, चूँकि आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सब साथ साथ चल रहा है, आप इसको इग्नोर ना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 120 फीट तो लॉन्ग है और 30 फीट जो है ब्रॉड है, ठीक है। और ऑन इट्स 3rd स्टोरी, इस बात को समझे आप, अल्लाह का नाम जो है अरेबिक लैंग्वेज में जो है 9 टाइम्स लिखा हुआ है, और इट्स आर्किटेक्ट वर जेता। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, इसके आर्किटेक्ट जेता थे एंड हिज सन नपा एंड पूंजा। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जितना मेरे को आइडिया है दोस्तों प्रीलिम्स पेपर में तो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े स्टार्स लगा रखे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। इसलिए अगर आप जो है, ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों, जो भी लेना चाहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कंप्लीट आरएस के मेंस का, आप जाकर के जो है बाई करना चाहे बाई भी कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे से अगर देख करके जो है पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आप इन वीडियोस को देखो, अपने नोट्स बनाते चलो और तैयारी करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बताया हुआ है कि भाई जो आर्किटेक्ट थे वो तो जेता थे, और जेता उनके अलावा उनके सन नपा और पूंजा थे। एंड कीर्ति पिलर यूलोजी जो थी विच इज रिटन बाई अत्री और महेश, अत्री और महेश के द्वारा जो है कीर्ति पिलर की यूलोजी मतलब ऐसे पत्थर के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं, मतलब अपनी संस्कृति, अपने जो भी घटनाएं घटी अपने काल में उसको लिखवाया जाता है, उसको बोलते हैं यूलोजी, ठीक है। तो ये कीर्ति पिलर में यूलोजी भी लिखवाई गई थी, उसको जो है दोस्तों
यहाँ पे बताया गया है। और वो यूलॉजी लिखी गई थी अत्रि एंड महेश के द्वारा। कौन थे ये अत्रि और महेश, थोड़ा सा अभी हम इसको देखेंगे। तो मेन आर्किटेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक में कि ये जो विजय पिलर था या कीर्ति पिलर कर लो, तो उसका निर्माण जेता जी ने करवाया था। जेता जी उसके आर्किटेक्ट थे एक्चुअली। और सन कौन थे, नफा और पूंजा, इन्होंने भी, इनका भी रोल था। और कीर्ति पिलर यूलॉजी जो लिखी गई वो लिखी गई थी अत्रि एवं महेश के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। ये देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इट वॉज रिकंस्ट्रक्टेड। तो रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था इसका, कीर्ति पिलर का, रिकंस्ट्रक्टेड बाई महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टार जो है ना ऐसे ही नहीं लगा रखे मैंने, ये प्रीलिम्स में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए जो है बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। और ऐसा ही प्रीलिम्स जैसा ही मेंस में भी फिर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो व्हेन इट्स अपर पार्ट वाज डैमेज्ड, सो कर्नल जेम्स टॉड जो है कंपेयर्ड इट विद कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार के साथ में जो है इसको कंपेयर किया है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ठीक है कि ये तो कुतुब मीनार है भाई, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, वैसा ही बताया कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड वो पर्सन है जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था सबसे पहली बारी। ठीक है, राजस्थान का इतिहास लिखा था दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। ठीक है, थोड़ा इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, राजस्थान में इनके नाम पे अवार्ड भी दिए जाते हैं बल्कि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्ग्यून कंसिडर्ड इट बेटर देन सर्जन ऑफ रोम। ये तो बेकार की बात है। इट इज़ एम्बलेम ऑफ राजस्थान पुलिस। तो ये जो है दोस्तों विजय स्तंभ में, इसको कीर्ति पिलर जो है उसको जो है दोस्तों राजस्थान की पुलिस का एक एम्बलेम का सिंबल भी बनाया गया है। ठीक है, और इट इज़ फर्स्ट बिल्डिंग है ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की ऐसी पहली बिल्डिंग है जिसको पोस्टल स्टैंप दिया गया है। पोस्टल स्टैंप जिसका इशू किया गया था, कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1949 को जो है दोस्तों पोस्टल स्टैंप जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि 1 रुपये का पोस्टल स्टैंप था, वो इशू किया गया था। ठीक है, अगर इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, तो वो ये है कि जो जैन कीर्ति पिलर है, जैन जो समाज जो है जैन का जैनी कीर्ति पिलर भी बनाया गया था। सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड किया गया था बाई जैन ट्रेडमैन जीजा शाह बघेलवाल के द्वारा जो है जैन कीर्ति पिलर बनाया गया था। ये सब चित्तौड़ों में बनी हुई चीज़ें हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जैन कीर्ति पिलर जो है जीजा शाह बघेलवाल के द्वारा बनाया गया था इन द 12th century इन द चित्तौड़ फोर्ट, in the 12th century in the चित्तौड़ फोर्ट, and it is devoted to फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ जी जो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनको डिवोट किया गया था। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आदिनाथ मॉन्यूमेंट, तो इसलिए इनको आदिनाथ मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। तो 1456 AD में जो है, अब देखिए दोस्तों क्या घटना हुई। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि राणा कुंभा के टाइम में ये क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद में एक और युद्ध भी तो हुआ। तो दोस्तों इसके बाद में जो है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी है यहाँ पे वो ध्यान रखनी है आपको। ट्रीटी ऑफ चंपानेर की ट्रीटी हुई थी 1456 AD में। ये ट्रीटी महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था, उसके और कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात का शासक था, उसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि चलो अपन दोनों साथ में मिलके अटैक करते हैं राणा कुंभा के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने कुंभा के ऊपर अटैक किया, और अटैक कर रहा तो हुआ ये कि कुंभा ने डिफीट कर दिया जॉइंट आर्मी ऑफ बोथ इन द बदनौर वार। ठीक है, तो कुंभा ने दोनों को ही हरा दिया एक ही बारी में। तो कुंभा की जो है शान बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कुंभा ने डिफीट किया सहसमल देवरा को, सहसमल देवरा ऑफ सिरोही। तो कुंभा ने बहुत सारे युद्ध लड़े दोस्तों और जीते। तो जीतने वाले जो भी लोग होते हैं उनको याद करता है इतिहास हमेशा, तो आपको पता ही है। तो इसलिए जो है कुंभा जो है उन्होंने जो है डिफीट किया सहसमल देवरा को, जो कि सिरोही का शासक था 1457 AD में। तो इस तरह से
कुंभा ने एक और युद्ध में विजय हासिल की थी, ठीक है। और ये चंपानेर की जो इन दोनों ने ट्रीटी की थी उनको भी हराया था कुंभा ने हेल्प की थी। एक शासक था, कुंभा हेल्प्ड शम्स खान की मदद की थी ऑफ नागौर अगेंस्ट मुजाहिद खान के अगेंस्ट। दोस्तों नागौर में जो मुजाहिद खान था उसके अगेंस्ट शम्स खान की मदद की थी कुंभा ने। बोथ वर ऑफ नागौर एंड फाइटिंग फॉर नागौर, दोनों नागौर के लिए जो है लड़ाई कर रहे थे। तो कुंभा ने जो है शम्स खान की मदद की थी। तो कुंभा का ये सब जो है अगर युद्ध क्षेत्र में देखा जाए तो योगदान रहेगा, लेकिन कुंभा ने और भी बहुत सारे काम किए थे जिसके लिए कुंभा को आज भी जाना जाता है दोस्तों। तो कुछ टाइटल्स दिए गए थे कुंभा को, वो थे हिंदू सुल्तान पहला टाइटल दिया गया था। हिंदू सुल्तान के अलावा दोस्तों अभिनव भरताचार्य भी बोला जाता है कुंभा को। तो ये कुंभा के टाइटल पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कुंभा के टाइटल्स बताओ जो कुंभा को दिए गए हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन सकता है। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ दोस्तों, आरपीएससी इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, ठीक है। तो अभिनव भरताचार्य जो था, हिंदू सुल्तान पहला नाम था इनका, दूसरा था अभिनव भरताचार्य। ड्यू टू हिज नॉलेज ऑफ म्यूजिक, जो संगीत था दोस्तों उसका जबरदस्त ज्ञान था, इस वजह से इनको अभिनव भरताचार्य भी कहा जाता है, राणा रासो भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैट्रॉन थे ऑफ राइटर्स के, ठीक है। मतलब पैसा देते थे राइटर्स जो थे उनको, उनके पैट्रॉन थे, इसलिए इनको राणा रासो भी बोलते थे। इनको हल गुरु भी कहा जाता था। हल गुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये विनर थे ऑफ हिली फोर्ट्स के। जो फोर्ट दोस्तों किलों के, जो फोर्ट दोस्तों इन हिल्स के ऊपर बनाए जाते थे, पहाड़ियों पे होते थे, उनको इन्होंने जीता था, इसलिए इनको हल गुरु भी कहते थे। इनको दान गुरु भी बोलते थे क्योंकि दान बहुत करते थे। इनको छाप गुरु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छाप गुरु भी कहा जाता था। ड्यू टू हिज मास्टरी इन गुरिल्ला वारफेयर लड़ने में ये मस्त उस्ताद थे, शानदार गुरिल्ला वार लड़ते थे, इसलिए इनको छाप गुरु भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों कुंभा का क्या इम्पोर्टेंस थी, कुंभा को क्यों याद किया जाता है, तो वो भी पढ़ते हैं हम। ये सब इम्पोर्टेंट है। राणा कुंभा सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स में से है, आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए इनके बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंभा इन आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में ये है कि अकॉर्डिंग टू वीर विनोद के अनुसार अगर बात करी जाए तो रिटन बाई श्यामल दास जी, आउट ऑफ 84 फोर्ट्स ऑफ मेवाड़ 30 फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के बारे में ये लिखा गया है, वीर विनोद नाम से एक किताब है जो कि लिखी गई है श्यामल दास जी के द्वारा। ये याद होना चाहिए आपको, ये इस तरीके से, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए। वीर विनोद के द्वारा, श्यामल दास जी के द्वारा जो है एक किताब लिखी गई थी वीर विनोद। उस किताब में लिखा था कि भाई 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था मेवाड़ में, आउट ऑफ 84 फोर्ट्स, मतलब टोटल 84 फोर्ट्स है मेवाड़ में, उनमें से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर देखें हम तो कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण, अब कुछ इम्पोर्टेंट फोर्ट है जिनके बारे में जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। वो है पहला कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद का, ठीक है। तो ये राजसमंद का जो पहला फोर्ट है, पहला इम्पोर्टेंट फोर्ट है, वो है राजसमंद का कुंभलगढ़ फोर्ट है। कई लोग जाते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है बॉलीवुड की कई मूवीज़ की शूटिंग भी कुंभलगढ़ फोर्ट में होती है। दूसरा है, इसमें जो पॉइंट बताया गया है वो है आर्किटेक्चर जो थी वो मंडन के द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था ये फोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आर्किटेक्ट कौन था, मंडन था इसका, कुंभलगढ़ फोर्ट का। एंड द अपर पार्ट ऑफ कुंभलगढ़ इज कॉल्ड कटारगढ़। जो अपर पार्ट था इसका कुंभलगढ़ का, उसको कटारगढ़ कहा जाता है। सबसे ऊपर जो शिखर पे जाकर के आँख जैसा दिखता है, मतलब सबसे टॉप का हिस्सा जो है कुंभलगढ़ फोर्ट का, उसको कटारगढ़ कहा जाता है। विच वॉज अ पर्सनल रेजिडेंस था कुंभा का, वो पर्सनल रेजिडेंस था कुंभा का, और इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ मेवाड़।
तो इसको आई ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, ठीक है। आई मेवाड़ की आंख, ठीक है, हिंदी में कहें तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, सेकंड नंबर पे जो रिकंस्ट्रक्शन कराया था इन्होंने, एक फोर्ट था जिसका नाम था अचलगढ़ फोर्ट ऑफ सिरोही। क्या नाम था? अचलगढ़ फोर्ट का निर्माण जो है इनके द्वारा कराया गया था। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, इधर अचलगढ़ फोर्ट का भी निर्माण कराया गया था कुंभा के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों जो दूसरे फोर्ट थे उनमें से एक है बसंती और मचान। ये दोनों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं साइड में, बसंती और मचान। इन बसंती और मचान ये जो दोनों फोर्ट है इनका भी निर्माण सिरोही में कराया गया था कुंभा के शासन काल में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। फिफ्थ नंबर का जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है वो है भोमट फोर्ट। क्या है? भोमट फोर्ट है दोस्तों, भोमट फोर्ट है और इट इज़ सिचुएटेड ऑन भोमट प्लेटो। भोमट प्लेटो में जो है भोमट फोर्ट है और ये जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले रीजन में आता है दोस्तों भोमट फोर्ट, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ही रिकंस्ट्रक्टेड एकलिंग जी टेम्पल। तो इसके अलावा एकलिंग जी के टेम्पल का भी रिकंस्ट्रक्शन कराया था कुंभा ने। और ही कंस्ट्रक्टेड कुंभ स्वामी टेम्पल, कुंभ नहीं कुंभ स्वामी टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन कराया था। और इन 3 फोर्ट नेमली चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों राणा कुंभा सबसे इम्पोर्टेंट शासक है राजस्थान के। तो इनके बारे में हमको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुंभ स्वामी टेम्पल भी 3 जगह पे चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के अलावा कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ के अलावा कहाँ पे? अचलगढ़ में है, ठीक है। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था श्रृंगार चौड़ी टेम्पल का। किसका कंस्ट्रक्शन था? तो श्रृंगार चौड़ी टेम्पल का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था चित्तौड़ फोर्ट में, ठीक है। इन द रेन ऑफ कुंभा इन 1439 AD। अगर हम बात करें तो कुंभा के शासनकाल में जो है 1439 AD में धारक शाह जो थे, धारक शाह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था रणकपुर जैन टेम्पल को। रणकपुर में जो है अगर आप जाओगे तो एक जैन टेम्पल है जो कि धारक शाह के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया था 1439 AD में। और चौमुखा टेम्पल जो था उसका भी कंस्ट्रक्शन कराया गया था जो कि वन ऑफ द जैन टेम्पल ऑफ रणकपुर है, ठीक है। तो चौमुखा टेम्पल का भी निर्माण इसी टाइम पे हुआ था और इट्स आर्किटेक्ट वो दीपाक जो थे इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। अच्छे से ये ध्यान रखना, चौमुखा टेम्पल हो गया और ये धारक शाह द्वारा जो बनवाया गया था जैन टेम्पल जो कि रणकपुर में था, ये भी कुंभा के काल में 1439 AD में था। और जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था श्रृंगार चौरी टेम्पल का वो चित्तौड़ फोर्ट में था, ठीक है। अब तक में मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, तो कुंभा के बारे में है। और कुंभा जो थे उनके द्वारा एक एक्सीलेंट म्यूजियम था, उसका निर्माण कराया गया था। एंड वो ये था कि हिज म्यूजिक टीचर वॉज सारंग व्यास। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने कई बार नोटिस किया है। आरपीएससी इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स एग्जाम में मोस्टली बार बार पूछना पसंद करती है सारंग व्यास के बारे में। इनके जो म्यूजिक टीचर थे वो सारंग व्यास थे। सो सम म्यूजिकल टेक्स्ट बुक्स रिटन बाई कुंभा आर, तो कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो कि राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों पहली है सूर प्रबंध। देखिए इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है सूर प्रबंध, तो आप यहाँ से भी नोटिस कर लें। सूर प्रबंध के अलावा कामराज रतिसार, तो कामराज रतिसार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लर्न कर ले आप, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सूर प्रबंध, कामराज रतिसार और रसिक प्रिया इनके द्वारा लिखा गया एक काव्य था रसिक प्रिया, ठीक है। जिसमें आपको पता हो कमेंट्री की गई थी कि वो विषम घटी पंचानन है हमीर, वो यही थी रसिक प्रिया, ठीक है। तो
कमेंट्री लिखी गई थी गीत गोविंद में जयदेव के द्वारा, ठीक है। तो जयदेव की जो ये किताब थी गीत गोविंद, उसमें छोटी सी कमेंट्री थी रसिक प्रिया, उसको लिखा गया था किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। तो कुंभा बड़े डायनेमिक पर्सन थे दोस्तों, और इन्होंने कई सारे काव्य भी लिखे, कई सारी इनके द्वारा जो किताबें थी, और म्यूज़िक था, म्यूज़िक में भी इनका जो है काफ़ी रुचि थी, म्यूज़िक टेक्स्ट भी लिखे ये सब। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कमेंट्री है दोस्तों, कमेंट्री वर्क किया गया था राणा कुंभा के द्वारा, वो था चंडी शतक, कहते हैं उसको चंडी शतक। तो चंडी शतक जो है इनके द्वारा कमेंट्री वर्क किया गया था। इसके अलावा संगीत राज, ठीक है, हिज लार्जेस्ट टेक्स्ट बुक, सबसे इम्पोर्टेंट जो लार्जेस्ट टेक्स्ट बुक है वो है संगीत राज है, ठीक है। संगीत सुधा है, मीमांसा है, संगीत मीमांसा है, संगीत सुधा है, और संगीत रत्नाकर है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये संगीत ज़्यादा ही आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि राणा कुंभा है, ठीक है, उनके द्वारा ही लिखवाए गए थे, ठीक है। तो संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, संदिग्ध सुधा और संगीत राज, ठीक है, और चंडी शतक है, और गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इसके बाद क्या बात आती है। तो दोस्तों देयर वॉज एन इंटेलेक्ट इन द कोर्ट नेम्ड कान्हा व्यास। कान्हा व्यास भी इनके टाइम के पर्सन थे, कान्हा व्यास। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को ध्यान है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। तो हु रोट एकलिंग महात्म्य, ठीक है। एकलिंग महात्म्य जो है कान्हा व्यास के द्वारा जो है एकलिंग महात्म्य लिखा गया था, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महाकाव्य लिखा गया था, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है एकलिंग का जो है इज कॉल्ड राजवर्णन एंड रिटन बाय कुंभा, ठीक है। तो राजवर्णन जो है, राजवर्णन, ये अच्छे से समझो आप, ये जो चीज़ों पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजवर्णन जो है एकलिंग महाकाव्य का राजवर्णन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तरीके से कह सकते हो प्रियम्बल होती है उस तरीके से, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, प्रियम्बल होती है उसी तरीके से, तो वो होती है, ठीक है। तो बुक रिटन बाई मंडन के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी, मंडन वही है शिल्पकार जिसने जो है दोस्तों वो ऊपर कटारगढ़ का निर्माण कराया था, ठीक है, थोड़ा आर्किटेक्ट कराया था, ठीक है। वो ध्यान रखिए आप इन चीज़ों को। और इसके अलावा पहला जो इन्होंने बुक लिखी थी वो थी वस्तुसार के अलावा लिखी थी देवमूर्ति प्रकरण के अलावा राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, शगुन मंडन, कोदंड मंडन, ये सब आपको याद रखनी है। इसमें से 2 या 3 आपसे पूछ लेगा, वो एग्जाम में लिखने को दे देगा कि मंडन द्वारा लिखी जो बुक्स हैं उसको लिखो, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों, और कहीं कुछ अलग नहीं होता है पेपर में, और आपको इस तरीके से अपने आप को रेडी करके जाना है। अब मंडन का जो भाई था वो, उसका नाम था, वो नथा। तो नथा ने जो है उसने भी कुछ किताबें लिखी थी, तो उसका नाम था वास्तु मंजरी नाम से जो है मंडन के द्वारा किताब लिखी गई थी। और मंडन का जो पुत्र था, मंडन सन वॉज गोविंद, मंडन का पुत्र जो था वो था गोविंद, हु रोट फॉलोइंग बुक्स काला निधि और द्वार। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया डीप में, इतना चल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी कि मंडन है, मंडन का भाई है, मंडन का बेटा है, उसने ये किताबें लिखी, इतना छोड़ भी दो तो ठीक है यार, इतना रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। अब देखो कुंभा की जो पुत्री थी डॉटर रमाबाई थी, और ऑल्सो गुड म्यूजिशियन थी, एंड शी वॉज गिवन जवर परियाना, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कुंभा सिस्टर जो थी वो ये थी, लाला मेवाड़ी वॉज मेरीड टू दिस पर्सन एंड खिची, ठीक है, अचल दास खिची, एंड हु वॉज अ रूलर ऑफ गागरोन, ठीक है। ये सब थे ये मैरिटल टाइज थे, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट मेंस की दृष्टि से तो नहीं है दोस्तों। प्रीलिम्स की दृष्टि से अगर आपको लगते हैं, आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लो, ठीक है। कुंभा वॉज कॉल्ड बाई हिज ओन सन, ठीक है, किल्ड
कुंभा की जो है हत्या कर दी गई थी उसके खुद के पुत्र उदा के द्वारा, ठीक है। तो मतलब इतना बड़ा शासक था और अंततः उसके पुत्र के द्वारा ही हत्या कर दी गई। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पितृहंता। पितृहंता शासक बोला जाता है जो अपने खुद के पिता की हत्या कर देता है, ठीक है, और शासन को कब्जाने की कोशिश करता है। ऐसे पुत्र को पितृहंता शासक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है राइमल। और दोस्तों अब जो है वीडियो को हम एंड कर रहे हैं क्योंकि राइमल को हम नेक्स्ट वीडियो से लेंगे और राइमल से लेकर के जो भी मेवाड़ के दूसरे इम्पोर्टेंट शासक हैं उनका वर्णन करेंगे, उनके बारे में और गहराई से जानेंगे कि आरपीएससी आरएएस मेंस 2021 एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये स्टडी दोस्तों ओवरऑल आपकी सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरएएस मेंस में ही काम आएगी, लेकिन आपके दूसरे जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम है उन सब में काम आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारी जितनी भी वीडियोज़ है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पे आरएएस मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और आरएएस प्रीलिम्स से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राजस्थान जीके और आरएएस एग्ज़ाम 2021, आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021 में इनको जाकर के देख लीजिए आप, आपको आपके काम का कंटेंट मिलेगा। और जो पढ़ाई की जा रही है दोस्तों ये आपकी सीधी डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट जो भी है दोस्तों पीडीएफ्स मिल जाएगी आपको आरएएस मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप की जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी ज़्यादातर बुक्स का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। उन बुक्स को जो है आप जा कर के जिनको परचेस करना चाहते हो वो अमेज़ोन की वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरे सेल्फ नोट्स को बाई करना चाहते हो तो उसका लिंक दोस्तों इंस्टा मोजो वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि आपको सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।